जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर अक्सर यह खबरें आ रही थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र चिराग पासवान और वही दूसरी ओर उनके भाई पारस पासवान, ये दो कभी एकजुट होने की बात कर रहे थे तो कभी यह खबरें आ रही थी कि लोजपा गुटबाजी का शिकार है। लेकिन अगर आप इस खबर को देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से यह समझ चुके होंगे कि रामविलास पासवान जी की भाई की अलग पार्टी है रालोसपा, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जी की अलग पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी अब दो पार्टियों के रूप में है। हालांकि ये दोनों पार्टियां अभी एनडीए गठबंधन में ही है। देखिए सीमांचल न्यूज पर मोहम्मद जाहिद, जिला अध्यक्ष रालोजपा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के साथ विशेष साक्षात्कार। लंबे दशक से राजनीति में सक्रिय रहने वाले और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हम आपको आज एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में राजनीति के क्षेत्र में संगठन की मजबूती के दिशा में न सिर्फ अद्वितीय कार्य किया बल्कि जन समस्याओं के समाधान के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहते हैं। कटिहार ही नहीं, प्रदेश कोसी सीमांचल में भी काफी प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं, चर्चित हैं। आपको समसामयिक मुद्दे तथा खबरों की हकीकत जानने के लिए आपको रूबरू करा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता जाहिद साहब से। सीमांचल न्यूज में आपका इस्तकबाल, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज दर्शकों के सामने आपने हमको मौका दिया। इसके लिए मैं और हमारी पार्टी आपका आभार व्यक्त करती है। सर, एक महत्वपूर्ण और बेबाक सवाल, मुझे यकीन है कि आप बयान भी बेबाक देंगे। प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर तक बार बार ये खबरें आ रही थी कि लोजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जैसा कि परिदृश्य अभी सामने आ रहा है और खास करके जब आप रामविलास पासवान जी की, दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री जी की आपने पुण्यतिथि मनाई तो दो गुट था, एक चिराग पासवान जी के गुट, एक पारस गुट जी के। पारस गुट जी के जिला अध्यक्ष आप हैं तो उधर गुट के जिला अध्यक्षा संगीता जी हैं। तो ये क्या माजरा क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनी, उसके संस्थापक आदरणीय हम लोगों के नेता रामविलास पासवान हुआ करते थे। रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया आज से 3 वर्ष पहले और चिराग जी के हाथ में सारा बागडोर था पार्टी का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी बन गए, संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष चिराग जी थे, लेकिन हमारे पास 6 एमपी थे। उसके बाद जो है चिराग जी लगातार, हम लोग 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा का, हमारा 6 एमपी जीत कर आया, जिसमें एक पशुपति कुमार पारस जी जो केंद्र में मंत्री हैं वो हैं, हाजीपुर से, वैशाली से बीना सिंह हैं, समस्तीपुर से प्रिंस राज जी हैं, खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर हैं, नवादा से चंदन सिंह हैं और जमुई से चिराग पासवान जी एमपी हैं। लेकिन चिराग पासवान जी का जो नीति था उससे सारे एमपी संतुष्ट नहीं थे, जिसके वजह से बीच में पार्टी टूट गई और 2 पार्ट में पार्टी बन गई। आपने कहा कि 2 गुट है हमारे यहाँ, 2 गुट नहीं है हमारे यहाँ, पार्टी अलग है।
चिराग जी का पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी और चिराग जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चिराग जी हैं। चिराग जी के पास खुद अकेले वो सांसद हैं। हमारे यहाँ आज 5 सांसद है। एक MLC है जो हाजीपुर से भूषण राय जी। तो हमारे यहाँ गुट नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी अलग है, लेकिन इत्तेफाक है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं और हमारा अटूट गठबंधन था। बीच में 2020 का जब चुनाव हुआ तो चिराग जी अलग हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर खुद चुनाव लड़े। तो अभी हाल के दिनों में 2023 में ही अप्रैल मई में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गए हैं। इसलिए हमारी पार्टी एक है और कई गुटबाजी हमारी पार्टी में। आपकी दो अलग पार्टी की जैसे कि बात आप कर रहे हैं, क्या ये दोनों पार्टी एनडीए घटक के हैं या इसमें एक घटक इंडिया गठन की समर्थन कर रहे हैं? आपका क्या नजर? दोनों पार्टी आपकी जो है, चाहे चिराग जी की पार्टी हो चाहे आपके पारस जी की पार्टी हो, ये दोनों पार्टी एनडीए में शामिल हैं कि दोनों में मतभेद है, दोनों अलग अलग गुट में? आइए बताइए आप। नहीं, हमारा तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं। इसलिए देश के फूड प्रोसेसिंग मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, तो ये तो हमारा स्पष्ट है। लेकिन चिराग जी भी इन दिनों अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं पिछले 3-4 दशक से आपको जान रहा हूँ, जाहिर साहब करीबी रहा हूँ काफी आपके। बिल्कुल। लंबे समय से राजनीति में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रख रहे हैं। आपसे जूनियर कई अनुज बड़े बड़े मकाम पर पहुंच गए हैं। क्या ऐसी वजह रही कि आप विधायक चुनाव नहीं लड़े, ना MLA MP की कुछ कोई बात करते आप, ना कोई पद की बात करते, जो आपको दे दिया जाता है स्वीकार कर लेते हैं और संगठन की मजबूती में लगे रहते हैं? ये माजरा क्या है? नहीं, देखिए 2000 में पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनी थी और तब से मैं फाउंडर मेंबर हूँ। रामविलास पासवान जी खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। उन्होंने बिहार से हमको सदस्य 2 बार बनाया। 3 साल का टर्म होता है। 6 साल हम भारतीय खाद्य में सदस्य रहे और हम जिला अध्यक्ष के पद पर लगातार रहे, संगठन का काम करते रहे। हम लोग सिर्फ एक बात जानते हैं कि हमारी पार्टी जब हमको टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर हम विधायक बनेंगे। हमारा ये एक लक्ष्य है, लोगों को मदद करना, लोगों का सेवा करना, गरीब गुरबों को। वो तो कटिहार वाले, जब पूरी कटिहारवासी परिचित है आपकी व्यक्तित्व से। तो हम लोग इसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और ऊपर वाला जब हम लोगों को विधायक हमारे नसीब में बनाना होगा तो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमको विधानसभा से टिकट देंगे। मैं जीतकर विधायक बनूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी कटिहार से भी उम्मीदवारी की मांग करेगी? नहीं, हमारी पार्टी मांग नहीं करेगी। इसलिए मांग नहीं करेगी, जो एनडीए गठबंधन का जो फैसला होगा, जो उम्मीदवार होगा उसको आप लोग समर्थन देंगे? एनडीए गठबंधन का जो फैसला होगा और जो सीट हमको मिलेगा, हमारे पास अभी 5 MP हैं। मैंने अभी पिछले वक्तव्य में कहा है कि हमारा जमुई छोड़ के वैशाली, खगड़िया, नवादा, समस्तीपुर, ये 5 MP हमारे सिटिंग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से हमारा डिमांड है कि हमको कम से कम 6 सीट दे लोकसभा में, और अब जो भारतीय जनता पार्टी देगी हम लोग उस पर संतुष्ट है। हमारा गठबंधन अटूट है। भारतीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी आपके सीधे और गहरे संबंध हैं, तो इसके मद्देनजर सर हम अंदरूनी बात आपसे एक जानना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कहा अभी आपसे कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास 5 सांसद अभी है, सिटिंग है। चुनाव कितने उम्मीदवार पर लड़ेंगे? नहीं, पार्टी में अभी तय नहीं हुआ है कि कितना सीट हमको दिया जाएगा, लेकिन कम से कम लीडिंग कैंडिडेट तो सुरक्षित रहे। 5 तो हमको देंगे ही जी। जो गठबंधन का तरीका है, नियम है, 5 सिटिंग सीट है, 5 तो हमको मिलेगा ही, इसमें नो डाउट। लेकिन अब है क्या कि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि चिराग जी भी अब हमारे गठबंधन में हैं,
तो उनको क्या देती है वो भारतीय जनता पार्टी समझेगी, लेकिन हमारे पास 5 सांसद हैं, अभी सिटिंग में 5 सीट हमको मिलेगा। अगर बात करें आगामी विधानसभा चुनाव की 2025 की, तो आप किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम तो विधानसभा हम कटिहार जिला में काम किए हैं, और जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तो उन्होंने हमसे कई बार कहा कि बलरामपुर सीट से तुम चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, मैं बलरामपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे बरारी या कदुआ दिया जाए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, चूंकि बरारी हमारे बगल में है और कदुआ भी कटिहार से सटा सीट है। कटिहार सीट मैंने कभी इसलिए डिमांड नहीं किया कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सीट है, तो हमको लगता है कि ये बेवकूफ़ाना है, बेवकूफ़ है कि हम सिटिंग सीट मांगे, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए मैंने बरारी या कदुआ का डिमांड किया है। अगर पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी तो बगल में बरारी है या कदुआ में लड़ूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोसी सीमांचल सहित तमाम देशवासियों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो देश के लोगों से ये अपील करेंगे, राज्य के लोगों से ये अपील करेंगे कि भाई आप लोग एक बार फिर एनडीए का सरकार बनाइए और भारत में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि जो देश आज के डेट में तरक्की किया है वो किसी के नेतृत्व में तरक्की नहीं किया है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जो 20 का जो जी सम्मेलन हुआ, उस जी सम्मेलन में पूरी दुनिया के नेता भारत आए, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए और कई भी मुल्क के, चाइना के प्रतिनिधि आए, सब मुल्क के लोग आए। तो जो प्रोग्राम हुआ G20 का भारत में, वो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। भारत पहले दूसरे मुल्क में जाकर अपनी बात रखता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये भारत ऐसा बन गया है कि दूसरे मुल्क से देश, दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आकर अपनी बात भारत में रख रहे हैं। तो गुस्ताखी माफ सर, गुस्ताखी माफ, 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। अब एक सवाल कि मणिपुर का मसला, मणिपुर इन दिनों हालात अच्छे नहीं है, जैसे कि सिक्किम में भी भारी तबाही हो गई। दूसरी तरफ ये जो फिलिस्तीन इजराइल कि आपकी सरकार जहाँ एक इजराइल की बात कर रही है, एक बड़ा हिमायती फिलिस्तीनी के पक्षधर है, और फिलिस्तीनी से भारत के पूर्व में भी बड़े कड़े संबंध है, लेकिन अब आपकी पार्टी डिप्लोमेटिक राजनीति कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हमारा मैनिफेस्टो अलग होता है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नीति है वो हमारा नीति नहीं है। हमारा नीति, हमारे पार्टी का नीति अलग है, हमारा गठबंधन है। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या नीति, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जातीय जनगणना जो अभी सरकार की तरफ से, कई लोग बोलते हैं चुनावी लाभ लेने के लिए, सरकार की तरफ से जो अभी आया है कि जातीय जनगणना का ये स्टेटस है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये जाति जनगणना नहीं बल्कि फर्जी जनगणना है। चूँकि नीतीश जी और लालू जी या तेजस्वी जी ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए जनगणना बनाए हैं, किए हैं। चूँकि देश के बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी, उनके भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी, ये कई लोगों का बयान आया है कि हमारे घर पर जाति जनगणना वाले लोग आए नहीं हैं जाति पूछने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप तो सीमांचल की बड़ी बड़ी खबरें आपने चलाया है और बड़ा लंबे अरसे से आपका न्यूज़ चैनल में कटिहार में अगर कोई लोकल न्यूज़ चलाया है तो वो है अशोक सांडिल का नाम आता है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये 4 जिला कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल। जबकि ये कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर आबादी है किसी जाति की तो वो किशनगंज में मुसलमान की आबादी है। 1 नंबर में, माने कश्मीर के बाद अगर किसी बिहार में कहीं या देश में कहीं आबादी है तो मुसलमानों की ये सीमांचल में है, कटिहार में है, पूर्णिया में है। और अब देखिए, जाति जनगणना में 18% मुसलमान को दिखाया जा रहा है, 16% यादवों को दिखाया जा रहा है। और नीतीश जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बेबाक होकर कह सकता हूं कि नीतीश जी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने 2005 में, तब से
लोगों को अलग अलग जात जात में बांटने का काम किया। किशनगंज में तो एमयू पर को अधर्म लटका दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? किशनगंज में एमयू की पेशकश की गई थी, लेकिन वो मामला जैसे की जानकारी हमें अधर्म में लटका, अभी तक उसको अधर्म में लटका हुआ है। अभी मैं वही बात बता रहा था कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब तो नीतीश जी और तेजस्वी जी को सीधा चाहिए कि मुसलमान की अगर 18% आबादी है तो किसी भी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर दलित, सारे दलित को मिलाकर 16-17% आबादी है तो किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाइए, आप जेडीयू के ही किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। जिस तरीके से आपने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, रातों रात आपने करिश्माई मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरीके से आप किसी मुसलमान को 2024 और कम से कम 25 तक आप बना के देखिए। और फ्री होके हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, कि फ्री होके आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़िए, फिर जिसकी जितनी बहुमत आएगी उस हिसाब से होगा। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, अगर आपको मुसलमान और दलित के प्रति दर्द है तो आपको मुसलमान को मुख्यमंत्री और दलित को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चूंकि मुसलमानों की आबादी 18% है बिहार में, सब जाति से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की। और कटिहार सीमांचल में जो बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर मैक्सिमम 2024 में भी और 2025 में भी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के लिए टिकट देना चाहिए। दोनों जो इंडिया गठबंधन है इन लोगों का, उसमें देना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या जेडीयू हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, जिस भी पार्टी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन के सभी को चाहिए कि मैक्सिमम मुसलमानों को यहाँ पर टिकट देकर और विधायक बनाकर भेजना। आप अपनी पार्टी से क्या लगता है, अपनी पार्टी से कौन मुख्यमंत्री की छवि रखते हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारा पार्टी तो अभी पहले 2024 में कितना सीट मिलेगा और 2025 में भी हमारा एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व का नाम बताएं कि जिनको आप मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट करेंगे या खुद प्रमोट करेंगे आप। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 2019 में हमको 6 लोकसभा सीट मिला, 1 राज्यसभा सीट मिला। राज्यसभा रामविलास पासवान खुद गए और 6 में से 1 मैंने खगड़िया महबूब अली कैसर साहब को देने का काम किया। अब आप समझ लीजिए कि क्या परसेंटेज है हमारे पार्टी का। जहां तक मुख्यमंत्री का बात है, तो मुख्यमंत्री का फैसला तो जो विधायक जीत कर आएंगे उन्हें करना है कि कौन संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे उनको करना है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरीके से जातीय जनगणना करवाए हैं, उस जनगणना के मातहत आप ये बात जान लीजिए कि मुसलमान की 18% आबादी है, मुसलमान को अधिकार है। बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी अब्दुल गफूर के बाद कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना। तो अगर थोड़ा सा छाती चौड़ा करें, थोड़ा सा दिल बढ़ावे, तो मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना सकते हैं, तेजस्वी यादव मिला के मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। खबरें नहीं, आप देखिए खबरों की हकीकत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।